चुड़ैल का बर्थडे। पिया अपने पति सुमित के जन्मदिन के लिए बहुत खुश थी, इसीलिए वह पूरे घर को रंग बिरंगी लाइटों से गुब्बारे से सजा देती है। शाम को जैसे ही उसका पति घर में आकर लाइट ऑन करता है कि पिया पार्टी पॉपर्स ब्लास्ट करके जोर से कहती है, सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे डियर पति, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सुमित। अरे वाह मेरी प्यारी पत्नी, तुमने मेरे लिए बर्थडे प्लान किया, थैंक यू सो मच। अब क्या यहीं खड़े रहोगे? चलो केक कट करते हैं। जैसे ही सुमित केक कट करने वाला होता है तभी लाइट चली जाती है और कहता है अरे अब बस भी करो पिया, और कौन से सरप्राइज देना बाकी है? अरे मैंने लाइट नहीं भगाई और दूसरा कोई सरप्राइज भी नहीं है, रुको मैं लाइट चेक करके आती हूँ। पिया लाइट चेक करके वापस आती है। दोनों साथ में केक कट करते हैं कि एक चुड़ैल उनके सामने आकर कहती है तुम केक नहीं काट सकते, छोड़ दो इस चाकू को। चुड़ैल सुमित। तुम डरो मत पिया, मैं ही हूँ तुम्हारे पास। आज तेरा बर्थडे है ना, तो आज ही तेरा डेथ सर्टिफिकेट बना देती हूँ। बोलते ही चुड़ैल उसके पति का इतनी जोर से गला दबा देती है कि उसी वक्त सुमित मर जाता है। तभी रोते हुए पिया कहती है, सुमित सुमित उठो ना मेरे लिए, तुमने कहा था तुम मेरे पास रहोगे, क्यों मारा तुमने मेरे पति को? अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं चुड़ैल। ये बोलते ही पिया जैसे ही चुड़ैल को मारने जाती है, चुड़ैल उसे भी मार डालती है। कोई नहीं बचेगा, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। इस केक को सिर्फ मैं ही काटूंगी और कोई नहीं। ये बोलते ही चुड़ैल उसकी मोमबत्ती को बुझाकर केक काटती है। आखिर ये चुड़ैल कौन थी और क्यों उसने सुमित को जन्मदिन मनाने नहीं दिया? क्या इसके पीछे कोई गहरा राज था? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन बाद मोनिका अपना बर्थडे मनाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी और वो रोहन से कहती है, देखो रोहन, इस बार ऐसा नहीं चलेगा, पिछली बार तो मेरे बर्थडे पर साथ नहीं थे, लेकिन इस बार मुझे अपना बर्थडे स्पेशल चाहिए। ओके डार्लिंग, तुम्हारा बर्थडे स्पेशल ही होगा। तुम्हें डिस्को ले जाऊंगा, होटल में खाना खिलाऊंगा, फेवरेट ड्रेस दिलवाऊंगा और एक सरप्राइज और है। सच्ची रोहन? ओह माय गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कर लो विश्वास, शाम को तुम रेडी रहना। शाम को मोनिका एक सुंदर सी ड्रेस पहनती है, जहां रोहन उसे घुमाता है, क्लब ले जाता है। फिर जैसे ही मोनिका अपना केक काटती है तो वही चुड़ैल आकर अचानक से उसकी मोमबत्ती बुझा देती है और कहती है, बर्थडे तुम्हारा है लेकिन केक और गला तो मैं ही काट दूंगी। बचाओ बचाओ रोहन बचाओ। मोनिका जब तक भागती इतने में चुड़ैल उसका गला काट देती है। हैप्पी बर्थडे टू यू मोनिका, हैप्पी बर्थडे टू यू। मार डाला तुमने मेरी बीवी को, मार डाला। क्यों? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तू हैप्पी बर्थडे वाली मोनिका के बगैर कैसे चलेगा? ऐसा कर, तू भी ऊपर जाकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर, ठीक है? ये कहते ही चुड़ैल रोहन को भी जान से मार देती है, फिर उसके केक को कट कर देती है। मार डाला, इसे भी मैंने मार डाला। किसी को भी जन्मदिन पर आने नहीं दूंगी, मैं किसी को नहीं। बदला चाहिए मुझे, बदला। चुड़ैल का मारना यही नहीं थमता। इस तरह जितने भी केक वो काटती है, इंसानों को देखती है, उन्हें वो पहले ही मार डालती है और उनका केक खुद काटती है। शाम के समय चुड़ैल यूं ही सड़क पर चल रही थी कि घर से उसे हैप्पी बर्थडे टू यू की आवाज आती है। लगता है इस घर में भी जन्मदिन मनाया जा रहा है, मार डालूंगी इनको, मैं छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल उस घर में जाती है और जैसे ही लाइट जलती है तो सामने एक 5 साल का प्यारा बच्चा सिर पर टोपी लगाए ताली बजा रहा था। साथ ही छोटे छोटे बच्चे उसे बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर चंदू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे चंदू, केक काटना, फिर हम गुब्बारा छोड़ेंगे और केक खाएंगे। हाँ हाँ चंदू, केक काटना और मुझे वो चॉकलेट वाला केक दियो। अरे बच्चों, सबको केक मिलेगा और समोसे भी। चंदू बेटा चलो केक काटो। छोटा सा चंदू अपने बर्थडे का केक काटता है। उसकी मम्मी उसे केक खिलाती है, फिर सब बच्चों को देती है। यही सब देखकर चुड़ैल नम आंखें कर उसे प्यार से कहती है, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये नजारा देखकर चुड़ैल एक अलग ही दुनिया में चली जाती है। वो केक खाने लगती है, फिर गुब्बारों को अपने नाखून से फोड़ती है, फिर वहाँ रखे समोसे कोल्ड ड्रिंक को खाने लगती है। बच्चों को खुश देखकर ताली बजाकर नाचने लगती है। क्यों, चौंक गए ना? सच में ही अजीब था ये नजारा। जहाँ एक तरफ वो चुड़ैल किसी को भी जन्मदिन मनाने से रोक रही थी, वहीं वो बच्चे
का जन्मदिन देखकर खुश होकर खिलखिलाने लगती है और उस बच्चे को गोद में उठाकर उछालने लगती है। चंदू की माँ और बाकी बच्चे ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे कौन है जिसने मेरे बच्चे को गोद में उठा लिया? छोड़ो, इसे नीचे उतारो। चंदू ऊपर कैसे गया? पता नहीं माँ, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है। वाओ, और झूलना है मुझे। हाँ बेटा, और झुलाती हूँ तुझे मैं। ये बोलकर चुड़ैल बच्चे को और घुमाने लगती है। वहीं छोटे बच्चे कहते हैं, अरे चंदू, तू अपने आप हवा में कैसे झूल रहा है? हमें भी तेरे साथ जुड़ना है, हमें भी झुलाना। बाकी बच्चों का भी बहुत मन कर रहा है, इन्हें भी झुला देती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल चंदू को उतारकर बाकी बच्चों को भी बारी बारी से झुला देती है। बच्चे खुश हो जाते हैं और ये देखकर शिवानी का सिर चकरा जाता है। वो बेहोश हो जाती है। बर्थडे खत्म होने के बाद चुड़ैल वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे वाह, आज तो मैंने बच्चों के साथ बर्थडे मनाया, बहुत अच्छा लगा मुझे, मानो जैसे मेरा यूवी ही हो। इस तरह चुड़ैल बच्चों के बर्थडे में जाकर उनके साथ मस्ती करती है और किसी को पता भी नहीं चलता और कभी कभी उन्हें छुप कर देखती है। ऐसे ही एक शाम ऋत्विक और उसके बेटे युवी का एक साथ जन्मदिन होता है। उसकी पत्नी अर्चना ने जन्मदिन की सारी तैयारी कर रखी थी। पहले ऋत्विक केक काटता है, तभी चुड़ैल आकर उसका गला पकड़कर कहती है, जन्मदिन है तेरा, मार डालूंगी तुझे मैं, तो भी अपना जन्मदिन नहीं बना पाएगा। कौन हो जो मेरे पति को मारना चाहती हो? पापा, मम्मी, क्या हुआ? आप मेरा केक नहीं काटोगे? काटेंगे बेटा। इस बच्चे की आवाज सुनकर चुड़ैल ऋत्विक को छोड़ देती है। तभी अर्चना कहती है, छोड़ो मेरे बच्चे को, क्यों पकड़ा है उसे और क्यों मेरे पति को मार रही थी? मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था जिसका भी जन्मदिन है, वरना मैं ऐसा नहीं करती। ये सब करने के पीछे मेरी एक वजह है, जिस वजह से मैं किसी को भी जन्मदिन मनाने नहीं देती। दरअसल 1 साल पहले मैं भी इस तरह अपने बच्चे का जन्मदिन मना रही थी। उस दिन घर में छोटे छोटे बच्चों की बहुत चहल पहल थी। सब मेरे बेटे के लिए गिफ्ट लेकर आए थे। जैसे ही वो केक काटने जाता है, तभी 2 गुंडे मेरे बच्चे को आकर पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनके पीछे पुलिस पड़ी थी। बाकी बच्चे डर के भाग जाते हैं। तभी मैंने बहुत बोला, छोड़ो मेरे बच्चे को, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरा बच्चा, मेरा यूवी बहुत छोटा है। अपने बच्चे की सही सलामती चाहती है तो पुलिस को यहाँ से भगा दे। मैं भगा दूंगी, बस मेरे बच्चे को छोड़ दो। कल्पना इतना कहकर पुलिस को बहुत रोकती है, लेकिन पुलिस अंदर आ जाती है। डर के मारे वो गुंडा युवी को मार डालता है, साथ ही कल्पना को भी, जिसके बाद कल्पना चुड़ैल बन जाती है और उन पुलिस वाले गुंडों से और जन्मदिन मनाने वाले हर इंसान से बदला लेने लगती है। और जब मेरे सामने आपका बच्चा आया तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। आपके बेटे की तरह मेरे बेटे का भी यूवी नाम था। इसको देखकर मुझे अपने यूवी की याद आ गई। तुम्हारे साथ बहुत गलत किया उन लोगों ने। तुम अपने बच्चे का जन्मदिन नहीं बना पाए थे ना? आओ मेरे बेटे पर तुम ही केक कट करवाना। क्या सच? हाँ बिल्कुल। अर्चना की बात सुनकर वो उसका शुक्रिया अदा करती है और उसके बेटे युवी के साथ केक कटवाती है, जहाँ बहुत सारे छोटे बच्चे आए थे। साथ ही ऋत्विक का भी जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है। फिर चुड़ैल हमेशा के लिए चली जाती है। भूतिया गाय का बच्चा। एक गांव में नंदा अपने बच्चों को हाथ से खाना खिला रही है। बिरजू बेटा ले, बस एक गस्सा और खा ले। नहीं, बस मेरा पेट भर गया, अब मुझे नहीं खाना। नहीं नहीं बेटा, खाना खत्म कर, ऐसे अन्न को बर्बाद नहीं करते। माँ, मुझे नहीं खाना। आपको अन्न बर्बाद नहीं करना ना? ठीक है, तो मैं सामने उस वाली गाय को अपना बचा हुआ अन्न देकर आ जाता हूँ, 1 मिनट। ये बोलकर बिरजू जैसे ही गाय को अन्न देता है, वो गाय एकदम से बिरजू का हाथ झपट कर खा जाती है। वो गाय बेहद खतरनाक, हरी आंखों वाली, जंगली सिंग वाली एक खूंखार गाय थी। वो बिरजू के हाथ काटने के बाद उसे भी मार डालती है। चंदा अपने बच्चे की ये हालत देखकर उस गाय की तरफ आती है और अपना सिर पीट कर कहती है, हाय हाय, अरे बचाओ कोई मेरे बच्चे को। गाय माता तो बहुत अच्छी होती है, अरे गाय तो मेरे बेटे को निकल गई। हाय, मैं क्या करूं? कोई बचाओ मेरे बच्चे को, अब मेरा क्या होगा? जब तक गांव के लोग आते हैं, वो भूतिया गाय बिरजू को मार डालती है। तभी नंदा उस पर पत्थर फेंक कर मारती है। मेरा बच्चा तो तुझे खाना देने आया था ना, और तूने उसे ही खा लिया। तूने मुझे मारकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे भी मार डालूंगी। हाय हाय, भला एक गाय कैसे बोल सकती है? ये गाय नहीं है, ये भूतिया गाय है। भागो यहाँ से। जैसे ही नंदा अपनी जान बचाने के लिए भागती है, वो भूतिया गाय नंदा के पीछे पड़ जाती है और उसे अपने सिंग से गिराकर अपने पैरों से मारती है और उसे खा जाती है। पूरा गांव तमाशा की तरह देखता है, लेकिन कोई उसे बचाने की हिम्मत नहीं करता।
तभी भूतिया गाय का बच्चा कहता है, मेरी इसी उलझने का नतीजा देखा। मैं तुम सबको भी नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी, एक एक करके सबको मार डालूंगी। बाप रे बाप, ये कितना भयानक भयानक गाय का भूतिया बच्चा है। भला ये हम सबको क्यों मारना चाहता है। भूतिया गाय का बच्चा धमकी देकर जंगल में अपनी भूतिया माँ के पास चला जाता है, जहाँ वो भूतिया गाय माँ कहती है, शाबाश मेरी बच्ची, आखिर तूने गांव के लोगों को मार ही डाला ना। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं माँ, मैंने गांव के सब लोगों को नहीं मारा, बस आज मैंने 2 ही लोगों को मारा है। क्यों बेटा, तू जानती है ना इन लोगों ने हमें कैसे मारा है? हाँ माँ, मैं जानती हूँ। कुछ ही दिनों में मैं बहुत ही जल्दी सबको मार दूंगी। शाबाश मेरी शेरनी, कल ही हम इस गांव के लोगों को खत्म कर देंगे। भूतिया गाय अगले दिन गांव में आकर सभी लोगों को घर में घुस घुस के अपने सिंग से तो किसी को अपने मुंह से आग निकालकर मार रहे थे। देखते ही देखते गांव के आधे लोग मर जाते हैं। भूतिया गाय और भूतिया बच्चा किसी को नहीं छोड़ते। ऐसे ही एक औरत मिट्टी का घड़ा बना रही थी। तभी वो भूतिया गाय उस औरत के पास आकर बोलती है, मार डालूंगी, तुझे भी मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी जिंदा यहाँ। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे मत मारो। नहीं, कोई नहीं बचेगा यहाँ। जब तुम गांव वालों ने मुझ पर दया नहीं करी तो मैं तुम पर कैसे दया कर दूं? मरने के लिए तैयार हो जा। ये बोलते ही भूतिया गाय उस औरत को भी मार डालती है। उस औरत को बड़ी बेरहमी के साथ मार डालती है, जिसके बाद वो गांव के और भी लोगों को मार देती है। उस भूतिया गाय और उसके भूतिया बच्चे का आतंक पूरे गांव में फैल जाता है। ये सब कोलाहल देखकर सरपंच परेशान हो जाता है और वो तांत्रिक के पास जा पहुंचकर उसे सब बता देता है। अभी तांत्रिक कहता है, तुम चिंता मत करो सरपंच, मैं उस भूतिया गाय और उस भूतिया बच्चे की दहशत को खत्म करके ही मानूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। शुक्रिया बाबा, अब तो आपसे ही मेरी आस जुड़ी है। आप ही हमारे गांव को उन भूतिया दोनों गाय के प्रकोप से बचा सकते हैं। तुम निश्चिंत रहो, जाओ सरपंच, मैं उसे देख लूंगा। ये बोलते ही सरपंच बेफिक्र होकर अपने घर चला जाता है। मंत्रों का उच्चारण करके उस भूतिया गाय और उसके भूतिया बच्चे के लिए घेरा बनाता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, शांडिल्य भूतेश्वर नमः नमः, कल्याणम मृत्युजयंत ओम फट स्वाहा। आओ भूतिया गाय आओ, साथ ही अपने बच्चे को भी लेकर आओ। मैं आवाहन करता हूँ तुम्हें, इस घेरे में आना ही होगा तुम्हें। तांत्रिक के बोलते उन दोनों भूतिया गाय और उसका भूतिया बच्चे की आत्मा उस घेरे में आ जाती है, जो कहती है, क्या है बुड्ढे तांत्रिक, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमें यहाँ बुलाया? बता, हमें क्यों बुलाया है? तुम अपने काले कारनामे से तो भली भांति वाकिफ हो। मुझे यही जानना है कि तुम दोनों गांव में इतनी तबाही क्यों मचाए हो, बताओ। तो 2 कौड़ी का तांत्रिक, तेरे कहने पर भले ही मुझे आना पड़ा, लेकिन ये मत भूल कि मैं भूतिया गाय हूँ। तू मुझे अपने इशारों पर नहीं जला सकता और मैं तुझे कुछ भी नहीं बताऊंगी, समझा क्या? अच्छा नहीं बताएगी तू, नहीं बताएगी तो ये ले। ये बोलकर तांत्रिक उस भूतिया गाय के बच्चे पर कठोर मंत्र का जाप करता है, जिससे उसे तकलीफ होती है। तभी वो भूतिया चुड़ैल गाय कहती है, बताती हूँ, मेरे बच्चे को कुछ मत करो। कुछ महीने पहले मैं प्रीतम नाम के एक आदमी के पास रहती थी। वो मुझे पाला करता था, लेकिन जब मैं गर्भवती हुई तो उसने मुझे चारा देना कम कर दिया और दूध मांगने के लिए वो मुझे चाबुक से मारता तो कभी चारा ही नहीं देता, जिस वजह से मैं बहुत घायल और परेशान हो गई और अपने बच्चे को बचाने के लिए कैसे भी करके उस खूंटे से भाग गई। भागते भागते मैं एक रेलवे फाटक के पास जा पहुंची, जहां मुझे और मेरे बच्चे को बहुत भूख लगी थी। तो मैंने पास की दुकान से उसकी बोरी में से कुछ चावल खा लिए, जिसके बाद उस दुकानदार ने मुझे मारते हुए कहा, अरे भाग भाग यहाँ से, कैसा मेरे सारे चावल खाकर खराब कर दिए, अब कौन लेगा इन्हें। दुकानदार के मारने पर गाय भागकर रेलवे ट्रैक पर आ जाती है। वहां उसे गिरा हुआ खाने का कुछ मिलता है और वो उसे खाने लगती है। तभी एक ट्रेन तेज रफ्तार से आकर उस गर्भवती गाय को मार डालती है। उसके कुछ देर बाद गर्भवती गाय की आत्मा एक भूतिया आत्मा में बदल जाती है और उसकी सारी भूतिया शक्ति उसके बच्चे में समा जाती है। उसकी काली शक्तियों के कारण भूतिया गाय का बच्चा जल्दी बड़ा और भूतिया बन जाता है। सुन लिया तूने कि तुम सब इंसानों ने बेजुबान जानवरों पर इतना जुल्म किया कि गर्भवती होने के दौरान भी तुमने हमें कुछ नहीं दिया। तुम लोगों की वजह से मैं ट्रेन के नीचे आकर मर गई और मेरा बच्चा भी मर गया।
इसीलिए मैंने गांव के लोगों को मारकर बदला लिया। तेरा समय अब पूरा हुआ भूतिया गाय, और तेरे बच्चे का भी। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलते ही तांत्रिक उन दोनों पर गंगा जल डालता है, लेकिन उन्हें उससे कुछ भी नहीं होता और तांत्रिक कहता है, असंभव, ये नहीं हो सकता। ये भस्म क्यों नहीं हुई? गंगा जल से अच्छे अच्छे भूत पिशाच मर जाते हैं। कहीं ये दूसरी तरह की आत्मा तो नहीं है जो जिस जगह मरती है वापस उसी जगह खत्म होती है? मुझे कैसे भी करके उन्हें उधर ले जाना होगा। तांत्रिक उसे मंत्रों के उच्चारण से बांधकर उसी रेलवे ट्रैक पर ले जाता है जहां उस गर्भवती गाय की मौत हुई थी। तांत्रिक उन दोनों गायों को उसी ट्रैक पर बांधकर छोड़ देता है। तभी भूतिया गाय कहती है, ये क्या बदतमीजी है बुड्ढे, छोड़ हमें, ये क्या कर रहा है हमारे साथ? तेरे और तेरे बच्चे की मौत का कार्यक्रम कर रहा हूँ तुझे मुक्ति देने के लिए। तांत्रिक के इतना बोलते ही एक ट्रेन तेज रफ्तार के साथ आती है और उन दोनों को कुचल देती है। इसके बाद उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है और वो दोनों हमेशा के लिए वहां से चले जाते हैं। रात के समय एक पीपल के पेड़ पर 5 भयानक चुड़ैलें आपस में बात करने लगती हैं। मेरी बहनों, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आज ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुर्घटना होने वाली है। अरे काली जुबान, अपना मुंह बंद रख। जब देखो उल्टा सीधा ही मुंह से निकालती है। अरे दुआ कर कि कुछ गलत ना हो। अरे तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रही हो? जो होगा वो होकर ही रहेगा, होने को कोई नहीं टाल सकता। और हम है ना, अगर कुछ अनहोनी हो। तभी हेमा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद उसके कानों में गांव वालों के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी और सब लोग आग से बचकर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। आग में कई लोग जल रहे होते हैं। जैसे ही हेमा अपनी आंखें खोलती है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, जिसके बाद वो रोते हुए अपनी चारों बहनों से कहती है, गजब हो गया, जल्दी चलो, गांव में कहीं बहुत ही बुरी तरह आग लगी है। लोग जलकर मर रहे हैं, उनकी जान को खतरा है, हमें फौरन जाना होगा। हेमा की बात सुनते ही वे पांचों की पांचों हवा में उड़कर वहां से जाने लगती हैं। उड़ते हुए वो वहां पहुंच जाती हैं जहां गांव के अंदर आग लग रही होती है। आग को देखते ही वो पांचों चुड़ैलें आग को बुझाने की कोशिश करने लगती हैं, जिसमें से सुनैना पास के कुएं में जाकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कुएं का पानी निकालकर फायर ब्रिगेड की तरह आग के ऊपर डालने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हेमा जल रहे लोगों को बोरे की मदद से उनकी आग को बुझाती है और उन्हें बचाती है। जो लोग आग की वजह से अंदर फंसे हुए थे, गीता उन्हें वहां से बाहर निकालती है। वहीं बबीता और संगीता जले हुए लोगों को अपनी शक्तियों के द्वारा पहले की तरह जिंदा करने लगती है। देखते ही देखते वो पांचों मिलकर आग को कंट्रोल कर लेती हैं और गांव के सभी लोगों को बचा लेती हैं। जिसके बाद वो पांचों गांव वालों से कहती हैं, आग लगाने के लिए चिंगारी ही काफी होती है, इसीलिए आग का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करना चाहिए। कभी भी हल्की सी आग को जलते हुए देखो तो उसे समय पर ही बुझा दो, ताकि वो थोड़ी सी आग तुम लोगों की जान का खतरा ना बन सके। आग से हमारी जान को बहुत खतरा है, इसीलिए कभी भी बेवजह यहाँ वहाँ आग जलाकर ना रखें। गांव वालों, तुम लोगों को कभी भी हमारी मदद की जरूरत हो तो सिर्फ हमें एक बार आवाज लगा देना, हम तुम्हारी मदद करने जरूर आएंगे। गांव वालों, जो हमारे साथ हुआ है, हम नहीं चाहते कि आप सबके साथ भी वैसा हो। गांव के सभी लोग उन चुड़ैलों को अपना मसीहा मानने लगते हैं। जिसके बाद वो सभी उनसे पूछते हैं, तुम सभी चुड़ैलें हमारे लिए मसीहा हो? जब भी इस गांव में आग लगती है तुम पांचों चुड़ैल हमारी जान बचाने यहाँ पहुँच जाती हो। इस आग की चपेट में मेरा पूरा परिवार आ गया था। मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि अब मेरा परिवार बच भी पाएगा या नहीं, लेकिन तुम पांचों ने मिलकर मेरे परिवार को बचा लिया। मैं तुम सबकी बहुत आभारी हूँ और तुम पांचों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुम लोगों को हमारा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम हमेशा तुम्हारी मदद करते रहेंगे। ये कहकर पांचों चुड़ैलें वहां से उड़कर जाने ही वाली थी कि इतने में एक बूढ़ी काकी वहां पर आकर उन्हें जाने से रोकती हैं और उनसे कहती हैं, रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? मैं कुछ जानना चाहती हूँ। बूढ़ी काकी की आवाज सुनने के बाद पांचों रुक जाती हैं और बूढ़ी काकी से पूछती हैं, क्या हुआ काकी, आपने हमें जाने से क्यों रोका? मैं तुमसे हर बार एक सवाल करती हूँ, लेकिन तुम पांचों हमेशा अपना मुंह बंद करके यहाँ से चली जाती हो। लेकिन आज तुम्हें बताना ही होगा, आखिर ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ?
जो तुम पांचों को अभी तक मुक्ति नहीं मिली है, और मरने के बाद भी तुम पांचों इस गांव के लोगों की मदद कर रही हो। काकी की ये बात सुनते ही वो पांचों चुड़ैलें अचानक से रोने लगती हैं, जिसके बाद बूढ़ी काकी उनसे कहती हैं, देखो, रोने से कुछ नहीं होता है। अगर तुम अपना दर्द हमें बांटोगी तो शायद तुम्हें भी मुक्ति मिल जाए। तभी गीता कहती है, अगर आप सुनना चाहती हो तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। नहीं गीता, ऐसा मत करो। नहीं दीदी, आज मुझे मत रोको। गांव वालों को हमारी सच्चाई जानने का पूरा हक है। ये कुछ समय पहले की बात है। हम पांचों बहनें इस गांव के एक गरीब परिवार में रहा करती थी। हम पांचों एक ही घर के 5 बेटों से ब्याह करके उनके साथ रह रही थी। हमारी सास हमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन गरीबी के चलते हम बहुत ही दुखद पीड़ा से निकल रहे थे। उसी दौरान हमारे गांव में एक खिलौने की फैक्ट्री शुरू हुई थी, जहां बच्चों के खिलौने बनते थे। वहां गांव की गरीब औरतें काम करके अपने घर का गुजारा कर रही थी, जिसे सुनने के बाद हम पांचों बहनों ने उस फैक्ट्री में काम करने का सोचा और अपनी सास को भी बताया। सुनो बहनों, यही अच्छा मौका है अपने घर की जिम्मेदारियों को उठाने का। हमारे पति जितना कमाते हैं उतने में हमारे घर का गुजारा नहीं हो पाता। अगर हम भी काम करेंगे तो घर को अच्छे से चला पाएंगे। कह तो तुम सही रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी सासू माँ इस बात से मान जाएंगी। अरे दीदी, आप और हेमा दीदी है ना, अगर आप दोनों मिलकर बात करोगे तो सासू माँ भी मान जाएंगी। उसके बाद हेमा दीदी ने और सुनैना दीदी ने सासू माँ से बात की, जिसे सुनने के बाद हमारी सास उर्मिला ने हम सब से कहा, देखो मेरी प्यारी बहुओं, मुझे तुम पर भरोसा है और नाज भी है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें बाहर काम करने के लिए भेजा तो गांव वाले मेरी बहुत बेइज्जती करेंगे। माँ जी, गाँव वाले तो हमेशा सोचते हैं, लेकिन क्या कभी वो हमारे घर में राशन डालने आते हैं? या फिर उनके सोचने से हमारे घर का राशन अपने आप भर जाता है? जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारा घर आगे कैसे बढ़ेगा और हमारी गरीबी कैसे दूर होगी? किसी के सोचने से हमें अपने फैसलों को नहीं रोकना चाहिए। हेमा दीदी की बात सासू माँ के दिल में लग गई थी, जिसे सुनने के बाद उन्होंने हमें फैक्ट्री में काम करने दिया। ऐसे ही धीरे धीरे उन लोगों ने फैक्ट्री में काम किया और अपने घर की सभी परेशानियों को दूर कर दिया। अब सब लोग एक साथ बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। उनके लिए वो फैक्ट्री उनके जीवन का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी। धीरे धीरे उन्हें वहां पर कई साल बीत गए उस फैक्ट्री में काम करते करते। फिर एक दिन अचानक से पहली बार उस फैक्ट्री का मालिक आया और उसने उन सभी को मीटिंग रूम में बुलाया। तुम सभी ने बहुत अच्छा काम किया और मेरी फैक्ट्री को आगे बढ़ाया, इसलिए मैं तुम सभी की सैलरी बढ़ाने वाला हूँ ताकि तुम सभी मिलकर और अच्छा काम करो। मालिक की ये बात सुनते ही सभी लोग खुशी से पागल हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ अचानक से फैक्ट्री के एक एरिया में थोड़ी सी आग लग गई। उस समय फैक्ट्री का एक गार्ड वहां पर आया, लेकिन आग को देखकर वो वहां से डर कर भाग गया। आग धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ गई और वो सभी वहीं पर फंस गए। उस आग की वजह से कई लोगों की जानें भी चली गईं। कुछ लोग तो अपनी जान बचाकर भाग गए और कुछ लोगों को उन्होंने उस आग में मरने से बचाया, लेकिन वो पांचों बहनें अपने आप को बचा न पाईं और वो पांचों उस आग की चपेट में आकर मर गईं। लेकिन मरने के बाद भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो पांचों चुड़ैल बनकर यहाँ वहाँ भटकने लगीं। तुम पांचों तो सच में हमारी मसीहा हो। हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे ऊपर इतना बुरा बीता हुआ काल है। मुझे माफ कर दो मेरी बेटियों, मुझे माफ कर दो। अरे आप हमसे माफी क्यों मांग रही हो? हम तो बस चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी दूसरे के परिवार के साथ ना हो, इसीलिए हम हमेशा गांव की रखवाली करने के लिए यहीं रहेंगे। जब भी हमारी जरूरत हो तो हमें पुकार लेना, हम पांचों बहनें आप सबकी मदद करने पहुंच जाएंगी। इतना कहकर वो पांचों वहां से उड़कर चली जाती हैं और गांव वाले अपने घरों में जाकर चैन की नींद सोने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद कभी भी गांव वालों को उन पांचों चुड़ैल बहनों की जरूरत पड़ती तो वो उन्हें पुकार कर बुला लेते और वो पांचों गांव वालों की मदद करने के लिए उनके पास पहुंच जाती। चुड़ैल वर्सेस जादूगर। जादूगर के जादू को देखने के लिए हॉल में बैठे लोग जादूगर के कारनामों के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे कि तभी मंच से पर्दा उठता है और जादूगर उनके सामने पेश होकर कहता है, मेहरबान कदरदान, इंतजार समाप्त हुआ। मैं हूँ जादूगर अजूबा, यह है मेरी महबूबा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक तोता महबूबा कैसे हो सकती है?
पर जादूगर के लिए तोते की हुस्न को परी में बदलते देर नहीं लगती। इतना बोलकर जादूगर जादू का इस्तेमाल करके उस तोते को एक खूबसूरत लड़की में बदल देता है। तभी अचानक एक काला भद्दा साया उस लड़की में घुस जाता है और वो कहती है, साहिबान कदरदान कमीनों का खानदान, ये है पीकदान, इसमें करी थूकदान। ऐसा सुनकर वहां बैठे सभी दर्शक हंसने लगते हैं। तभी जादूगर अजूबा कहता है, अरे ये क्या बोल रही हो, तुम दर्शकों के जूते पड़वाओगी क्या? मैं जादूगर अजूबा हूँ। जादूगर के बोलते ही वो एक भयानक चुड़ैल में बदल कर कहती है, तू जादूगर अजूबा नहीं, सिर्फ झूठा है। मैं इस दुनिया से हर एक जादूगर का नामो निशान मिटा दूंगी। मंच पर इतनी भयानक चुड़ैल को देखकर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और लोग एक दूसरे को कुचलते हुए वहां से भागने लगते हैं। चुड़ैल जादूगर की गर्दन दबोचते हुए कहती है, अरे तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? क्योंकि मुझे जादूगर को मारने में बड़ा मजा आता है। इतना बोलकर चुड़ैल जादूगर को अपने वार से अधमरा करके जादूगर समेत हॉल को अपनी आंखों के भड़कते आग से जलाकर वहां से निकल जाती है और कहती है, वाह, आज इस धरती से मैंने फिर एक और खोखले जादूगर का बोझ कम कर दिया। खूंखार चुड़ैल आसमान में उड़ती हुई एक जंगल में जा रुकती है और कहती है, अगला नंबर किस जादूगर का है? जिसका भी हो कल देखूंगी। भयानक चुड़ैल जंगल के पेड़ों को छूकर अपने होठ सुख बुगाकर उन्हें पल भर में मुरझा देती है और पल भर में वापस हरा भरा कर देती है। और रात भर ऐसा करतब करने के बाद वो कहती है, इसे कहते हैं जादूगर का जादू और हाथों का कमाल। वक्त के साथ काली भयानक रात सुबह में बदल जाती है। चुड़ैल इंसानी वेश धरकर जंगल से बाहर निकलकर चल पड़ती है। तभी वो रास्ते के चारों ओर लोगों की भीड़ देखकर कहती है, समझ गई, यहाँ भी कोई जादूगर ही अपना अदब आजमा रहा है। अब मुझे सुबह सवेरे ही उसके खून से अपने हाथ रंगने पड़ेंगे। चुड़ैल लोगों की भीड़ को चीरते हुए जादूगर के पास आकर खड़ी हो जाती है और गाते हुए कहती है, जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। दर्शकगण देखिए, अब मैं इस लड़की को मुर्गी में बदल कर दिखाता हूँ, दिल थाम कर रहना। जादूगर लड़की पर अपना जादू चलाने लगता है। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आकर अपनी शक्ति के जादू से आसमान को काली घनी घटाओं में बदलकर तेज तूफानी बवंडर ले आती है और कहती है, क्या हुआ? जादूगर का जादू फेल हो गया। कोई बात नहीं, अब देख मैं तुझे मौत का जादू दिखाती हूँ। हे भगवान, ये लड़की चुड़ैल कैसे बन गई? क्योंकि मैं चुड़ैल ही हूँ। इतना कहकर वो चुड़ैल अपने शक्तिशाली जादू के प्रयोग से मौसम पर कब्जा करके दिन को काली रात में बदल देती है और देखते ही देखते चुड़ैल 10 मंजिला इमारत जितनी बड़ी और लंबी हो जाती है। ये देखकर जादूगर कहता है, ये चुड़ैल तो पक्की जादूगरनी प्रतीत हो रही है। लगता है इसने जादू विधा में महारत हासिल की है, तभी इतनी निपुण है। अब मैं तुझे प्रलोक पहुंचा दूंगी। फिर तो भूत या जादू नगरी से अगली बार अच्छे से करतब करना सीख कर आई हो। नहीं, मुझे मत मारो, नहीं। चुड़ैल उस जादूगर की एक नहीं सुनती और उसको मौत के घाट उतारकर हवा में गायब हो जाती है, जिसके साथ चुड़ैल के जादू का असर भी टूट जाता है। ऐसे ही चुड़ैल और भी कई जादूगरों को मौत के घाट उतारकर खुश हुआ करती। तभी चुड़ैल की नजर रास्ते पर चल रही 2 जुड़वा बहनों की जोड़ी पर पड़ती है और वो कहती है, रिंकी, कहाँ है तू आखिर? अरे मैं भी कैसी लफुंजर चुड़ैल हूँ, मैं अपनी जादू शक्ति से रिंकी का पता लगा सकती हूँ। चुड़ैल अपनी शक्तियों का प्रयोग करके एक जादुई गोलाकार प्रकट करते हुए कहती है, ए जादुई गोला, चल जल्दी से मुझे दिखा कि मेरी बहन रिंकी कहाँ है। चुड़ैल के कहते ही उसे जादुई गोले की प्रतिमा में अपनी बहन एक सड़क किनारे बैठे नजर आती है, जिसके बाद खुशी के साथ उड़ती हुई उस जगह पहुंचकर वो कहती है, रिंकी, और रिंकी, कौन है यहाँ? चिंकी, ये तू है क्या? चुड़ैल उसके सामने प्रकट हो जाती है। ये देखकर रिंकी की आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ आता है और वो कहती है,
मुझे पता था कि तू मेरे पास जरूर आएगी। चल मेरे साथ। इतना कहते ही रिंकी चुड़ैल को पास के एक पुलिस स्टेशन के अंदर ले आती है और कहती है, इंस्पेक्टर साहब उठिए, आपको मेरी बात का विश्वास नहीं था ना? आज मैं सबूत के साथ आई हूँ। इंस्पेक्टर आंखें मलते हुए उठ खड़ा होता है। जैसे उसकी नजर खौफनाक चुड़ैल पर पड़ती है, वो हकलाती जुबान से बोल पड़ता है, अरे अरे सबूत नहीं, बहुत कहते हैं। इंस्पेक्टर खबरदार, जो मेरे जेंडर के साथ खिलवाड़ किया, भूत नहीं चुड़ैल हूं मैं। ज्यादा जो जपड़ की ना तो मैं इस 2.5 मीटर खाकी वर्दी को 5 मीटर के सफेद कपड़े में बदल डालूंगी। चिंकी, वो ढोंगी जादूगर यहीं पर है, इसी शहर में। चल हमारे साथ, उस ढोंगी जादूगर की सद से पर्दा उठाने का समय आ गया है। तीनों एक साथ जादूगर के आशियाने पर पहुंचते हैं और चुड़ैल कहती है, कैसा है जुम्बा का बुम्बा? तू कैसे? तू तो मर गई थी। सिर्फ तेरे कारण तूने हमारे हंसते खेलते आशियाने में आग लगा दी। याद कर वो दिन जब कैसे तू खोखला छलावा करके हमें यहाँ लाया था। चुड़ैल अपने पुराने दिनों की दास्तान बयान करने लगती है। रिंकी चिंकी नाम की 2 जुड़वा बहन शीतलपुर गांव में अपनी मां लाजवंती के साथ रहती थी। एक दिन गांव में बुम्बा नाम का एक जादूगर आता है। कुछ साधारण जादू दिखाकर गांव वालों को वो मोह लेता है, पर उसकी नजर उन दोनों बहनों पर पड़ती है। वो उनके घर आकर कहता है, पाए लागू अम्मा जी। अरे जादूगर, तुम यहाँ? जादू तो आपकी बेटियों में है, मैं उनको जादू विद्या में महारत हासिल करवाना चाहता हूँ। बस इसके लिए इन्हें मेरे संग शहर जाने देना होगा। ये लीजिए, एडवांस में कुछ पैसे रखिए। पाखंडी जादूगर उस थोड़े पैसों का लालच देकर उन्हें शहर ले आता है, पर जुड़वा बहनों के आगे उस घमंडी जादूगर की पोल खुल जाती है और जादूगर कहता है, खबरदार जो मुझसे ऊंचे लहजे में बात की, बिना आनाकानी किए तैयार हो जाओ, शो का वक्त हो रहा है। चल रिंकी। मंच पर आकर जादूगर लोगों को आग का करतब दिखाते हुए कहता है, दोस्तों, आज मैं एक अनोखा करतब दिखाने वाला हूँ। इस लड़की को आग में झुलसाऊंगा और फिर इसे अगले ही पल ठीक भी करूंगा। घमंडी जादूगर का ये जादू बहुत खतरनाक साबित होता है। चिंकी आग की लपटों में पूरी तरह जल जाती है और मरते वक्त कहती है, काश कि मैं खुद एक जादूगर होती तो आज अपनी जान बचा पाती। ये बोलकर वो दम तोड़ देती है, पर मरते वक्त जाहिर की हुई अंतिम इच्छा भगवान को पूरी करनी पड़ती है और वो एक जादूगर चुड़ैल बन जाती है। बहन की हुई मौत की वजह से रिंकी इंसाफ के लिए कई पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाती है, पर घमंडी जादूगर साफ मुकर जाता है या पैसों के बलबूते पर उनका मुंह बंद करवा देता है। मैं तुम दोनों बहनों को अपनी जादूगर की धंधा चौपट नहीं करने दूंगा। पुलिस छुपकर ये सब कुछ सुन रही थी, पर वो भी डरकर बाहर नहीं निकला और क्रूर जादूगर रिंकी पर वार करके उसे भी मार देता है। अब दोनों बहनें चुड़ैल बनकर एक साथ उस पर बेतहाशा वार करती हैं और कहती हैं, ज्यादा एक्शन मत कर, क्योंकि तू कोई माइकल जैक्सन नहीं। आज तुझे हम तेरे कौड़ी भर के जादू के साथ इस लोक से नरक लोक का सफर तय कराते हैं। आजा। ये क्या हो रहा है? मेरा जादू इन पर काम क्यों नहीं कर रहा? बचाओ बचाओ कोई मुझे। तुझे कोई भी नहीं बचाएगा। दोनों चुड़ैल एक साथ उस पर भयानक वार करते हुए उसे मार देती हैं और हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं। भूतिया पैसेंजर्स। रात के 1 बजे कुलधरा स्टेशन प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आती है। उस ट्रेन के रुकते ही काफी सारे भूतिया पैसेंजर्स उस पर धक्का मुक्की करते हुए अपने सामान लेकर चढ़ जाते हैं। ये भयानक नजारा देखकर आप डर गए ना? दरअसल माना जाता है कि ये स्टेशन एक भूतिया स्टेशन है। कुछ साल पहले लोगों ने यहाँ भूतिया गतिविधियों को महसूस किया था। कुछ हादसे भी हुए जिसके चलते सरकार ने इस स्टेशन को बैन कर दिया है। तभी से ये स्टेशन बंद पड़ा है। पर आखिर ये भूतिया स्टेशन कैसे बना, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। रात 11:35 पर साहिल और गौरव, ट्रेन को चलाने वाले ड्राइवर की ड्यूटी खत्म हो चुकी थी। साथ ही वह नए इस नौकरी में लगे थे। तभी दोनों कहते हैं, अरे गौरव, तूने सुना है इससे आगे वाले स्टेशन पर 2 कट हैं। इसमें से जो एक कुलधरा स्टेशन है वो बंद है। हाँ सुना तो है मैंने भी, लेकिन तू मुझे ये सब क्यों बता रहा है? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा था कि हम दोनों की ड्यूटी खत्म हो चुकी है, तो हम इस ट्रेन को उस प्लेटफॉर्म पर लेकर चलते हैं, देखते हैं क्या होगा।
अरे तू पागल वागल है क्या? वहाँ भूतों का चक्कर है, अगर कुछ हुआ तो? अरे डरने वाली क्या बात है, हम ट्रेन के अंदर रहेंगे, भूत वूत आएंगे भी तो हम तेजी से ट्रेन चलाकर निकल लेंगे। पर फिर भी यार, अगर वो स्टेशन बंद है तो कुछ सोच समझ कर बंद होगा ना, जरूरत क्या है जाने की। गौरव, बुज़दिल जैसी बातें करना बंद कर। कितना डरता है तू। और इतना तो राइट है हमारा कि ट्रेन को उधर लेकर जा सकें, किसी को पता नहीं चलेगा, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है, तू इतना कहता है तो चल। ये बोलकर दोनों खाली ट्रेन में बैठते हैं और अपनी ट्रेन को उस भूतिया कुलधरा स्टेशन पर ले जाते हैं। ट्रेन जैसे ही वहाँ पहुँचती है, ट्रेन में बैठे हुए देखते हैं कि ये स्टेशन पूरी तरीके से सुनसान और बंजर है, जहाँ जाले लगे हुए थे। ये देखकर गौरव डर जाता है। अभी यार, इस स्टेशन पर तो परिंदे ने भी पर नहीं मारा होगा इतने टाइम से। देख कैसे जाले लगे पड़े हैं। मुझे तो हॉरर वाइब्स अभी से आ रही हैं। तू फट्टू है और फट्टू वाली ही बात करेगा। डेयरिंग वाली बात करता तो ऐसे नहीं बोलता। हाँ हाँ ठीक है। मुझे प्यास लग रही है, मैं पानी भर कर लाता हूँ इस बोतल में। अच्छा तू कुछ खाएगा क्या? अभी तो पागल है क्या? ये स्टेशन कब से बंद है? कौन तुझे यहाँ पकौड़े तलकर रात में देगा? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तभी उनके ट्रेन की आवाज से आसपास के भूत उस ट्रेन पर चढ़ने लगते हैं। कुछ ज़ॉम्बीज़ भी इस तरह भटकते हैं और दो भूत तो हाथ आगे करते हुए उनके ट्रेन के आगे की पटरी से आते हैं। मार डालेंगे हम तुम्हें, छोड़ेंगे नहीं। क्यों आए हो यहाँ? अब आए हो तो बचोगे भी नहीं। बहुत सालों बाद आज कुछ इंसानी मांस खाने को मिलेगा। साली, यहाँ तो भूतों का मेला लग गया है। कुछ भूत इधर से आ रहे हैं तो कुछ उधर से आ रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी से ट्रेन को भगा। हाँ हाँ चालू करता हूँ, अब तो मेरी भी फट रही है। दोनों घबराए हुए थे कि उनके डिब्बे में आंख मलते हुए टीटी आता है और कहता है, अरे सर, ट्रेन चल गई है तो बता दो, मैं लोगों के टिकट काट के आता हूँ। अरे ढंग से अपनी आंखें खोलकर देख, यहाँ लोग नहीं भूत हैं, और जब तक तू भूतों की टिकट काटेगा वही तुझे काट डालेंगे। सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं चाय लाता हूँ। अरे ये टीटी पागल हो गया है क्या? इसे बाहर जाने से रोक गौरव, और इसकी आंखों पर पानी डाल, मैं ट्रेन को बढ़ाता हूँ। जैसे ही साहिल ट्रेन स्टार्ट करता है, उसकी आवाज से सारे भूतिया पैसेंजर्स अपना अपना सामान लेकर उस ट्रेन पर चढ़ने लगते हैं और टीटी को पकड़कर मार डालते हैं। बाप रे बाप, मार डाला। अब क्या होगा? टीटी तो मर गया और ये भूत अंदर भी आते जा रहे हैं। क्या करूं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे डर मत, ट्रेन स्टार्ट हो गई है। जैसे ही हम दूसरे स्टेशन पहुंचेंगे, क्या पता ये भूत भाग जाएं। एक तरफ दोनों ट्रेन चलाकर आगे लाए ही थे कि झटके से उनकी ट्रेन रुक जाती है। दोनों गिर पड़ते हैं। तभी ट्रेन अपने आप ही उल्टी चलने लगती है और सारे भूतिया पैसेंजर्स काफी तादाद में दोनों के करीब आते हैं और उन्हें मार डालते हैं। अगले दिन ट्रेन और गौरव साहिल के गायब होने से हर जगह बात फैल जाती है। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि दोनों की मौत कुलधरा भूतिया स्टेशन पर जाने से हुई है। इस बात के लिए सरकारी अफसर ट्रेन के मालिक धर्म सिंह को कहते हैं, धर्म सिंह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपकी ट्रेन एक ऐसी जगह पर चली गई जो काफी टाइम से बंद है, बैन है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कैसे हुआ ये सब? सर, मुझे नहीं पता कैसे हुआ। वो दोनों अभी नए थे, इसलिए शायद वहां चले गए। आगे से ऐसा नहीं होगा। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या तुम ऐसा कोई सच जानते हो? देखो, मुझसे छुपाओ मत, जो भी है बता दो। आखिर उस भूतिया स्टेशन पर भूतिया पैसेंजर की क्या सच्चाई है? सर, वो मैं बताता हूँ। कुछ साल पहले की बात है। ये ट्रेन पटना से होते हुए कुलधरा स्टेशन आई थी, जिसमें काफी यात्री सफर कर रहे थे। इसी बीच मौसम का रुख ऐसा बदला कि तेज आंधी तूफान से ये ट्रेन बीच में एक स्टेशन पर रुकी। बारिश बंद होने पर जब ये ट्रेन दोबारा आगे चली तो कुलधरा स्टेशन आ गया था। कुछ यात्री यहाँ पर उतरे तो कुछ चढ़े, और जैसे ही दोबारा ये ट्रेन चालू होती है तो बारिश के पानी की वजह से ट्रेन की पटरी या हर लोहे की चीज में करंट आने लग गया, और ज्यादा कोशिश करने पर ट्रेन के वायर में आग लग गई। धीरे धीरे आग बढ़ती गई। जब तक लोग आकर बचा पाते तब तक ये ट्रेन जलकर भस्म हो चुकी थी। मामला ठंडा होने के बाद जब ये ट्रेन दोबारा चालू हुई तो इस हादसे में मरे हुए यात्री बाकी लोगों को, बाकी पैसेंजर्स को मारने लग गए। बार बार ऐसा हादसा होने पर सरकार ने स्टेशन को हमेशा के लिए बैन कर दिया। बस सर, यही कहानी थी, लेकिन बहुत डरावनी है। रात को तो स्टेशन पर आना भी पाप है।
कुछ आया भी करते थे तो भूतिया पैसेंजर उन्हें कच्चा खा जाया करते थे। ये मैंने अपनी आंखों से देख लिया था। तो क्या अब ये स्टेशन एक भूतिया स्टेशन बनकर रह जाएगा? क्या उन भूतिया पैसेंजर्स को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी? सर, मैंने सोचा है, आखिर ये भी तो मासूम लोग थे, इनकी क्या ही गलती थी? इनके घर वाले कितने दुखी होंगे। इसलिए मैंने इनकी मुक्ति के लिए एक महापंडित से पूछा है। उन्होंने मुझे स्टेशन पर 51 ब्राह्मणों से महायज्ञ करवाने को बताया है। उस महायज्ञ में इन सभी पैसेंजर्स की मुक्ति की पूजा होगी। धर्म सिंह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने इतने लोगों के बारे में सोचा। तो कब है ये? मैं भी आ जाऊंगा। अगले हफ्ते सर। कुछ दिन बाद धर्म सिंह कुलधरा स्टेशन पर अच्छे मुहूर्त को देखकर 51 महापंडितों से मृत व्यक्तियों की मुक्ति के लिए महायज्ञ करवाता है, जिसके बाद दान दक्षिणा करने के बाद वो स्टेशन भूतिया पैसेंजर से मुक्त हो जाता है। लेकिन माना जाता है महायज्ञ के बाद भी स्टेशन पर आत्माएं भटकती हैं। आज भी लोग उस स्टेशन से सफर करने से कतराते हैं।